हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है अभी चल रहा है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर। जैसा कि मैं कई बार बताता हूं, यह चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है और यह चैप्टर ऐसा है कि बहुत आसान भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस सोच के तहत पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आप फिजिक्स में उपयोग होने वाली सभी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ सकते हैं, सभी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ सकते हैं। परंतु फिजिक्स में उपयोग होने वाली सभी भौतिक राशियां, सभी फिजिकल क्वांटिटी एक बार में डेफिनेशन से समझ आ जाना अगर इतना आसान होता तो कोई भी इंसान पूरे फिजिक्स को 1, 2 या 5 दिन में जान जाता। ये बहुत ही मुश्किल है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की नई नई चीजें जानना पड़ता है। बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, फिर जाके फिजिक्स की क्वांटिटीज हम लोगों को समझ में आते हैं। परंतु फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भौतिक राशियों को समझ जाए। तो आज हम लोग फिर कुछ भौतिक राशियों को समझेंगे, कुछ नए फॉर्मूला को लिखने सीखेंगे, कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर कल से इसी चैप्टर में आगे और थ्योरी बढ़ाएंगे और फिर और भी कुछ कुछ फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस लिखते जाएंगे। तो बच्चों, आई होप आप समझ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएं वह इतने डिटेल में पढ़ाएं कि उसके बाद कहीं आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और मेरा सबसे पहला जो एम होता है वह होता है 100% करेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग बुक्स से जब मैच करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, सही कॉन्सेप्ट बताया गया है। हर रोज बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, जिसमें कि पता चलता है कि बच्चों के दिमाग में किसी खास चीज के लिए कुछ दूसरा ही है। फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिसके लिए आपके दिमाग में हर चीज के लिए एक इमेज होना चाहिए, एक पिक्चर होना चाहिए, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। लैंग्वेज रटने से फिजिक्स कभी नहीं आता है। लैंग्वेज रटने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ आईएससी पास करने के लिए पढ़ सकते हैं और समझने वाले बच्चे आईएससी पास भी करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन भी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, इस तरह की बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि आपको एक दिन सिखाया गया था, ध्यान, कल के होमवर्क के बारे में भी बात करेंगे, एक एक चीज सब कुछ। और हम आपको पता होना चाहिए, या अभी तक अगर आप समझे होंगे तो हम होमवर्क वो देते हैं जो कि अगले दिन हमको पढ़ाना होता है, जिससे कि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो फॉर्मूला सर हमको बताने वाले हैं, अगर वो फॉर्मूला कोई भी हमको दे दे तो हम उसको बना तो देंगे ही। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने बना के भेजा, बहुत सारे, मोर देन 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके भेजा जो कल का था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं पर नहीं करते, वो 11th में है, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो सब अलग मैटर है। पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको साथ लेकर के आप में बदलाव करके एक अच्छा इंसान बनाया जाए। तो चलिए एक सेकेंड के लिए ध्यान दीजिए। आपको एक दिन पढ़ाए थे डेल्टा के बारे में, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? ये डेल्टा जो है वो कहता है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? चेंज इन एक्स, एक्स में परिवर्तन। ये बातें समझ लीजिए आप, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक्स में परिवर्तन। तो अगर आपके x2 का मान हो 50 और x1 का मान हो 40 तो चेंज हो गया। x1 था 40, x2 हुआ 50, तो डेल्टा x पता है आपको कितना होगा? डेल्टा x होगा 10। डेल्टा x कितना होगा? 10। यानी कि डेल्टा x मस्ट बी इक्वल टू x2 माइनस x1। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। उसी तरह जो भी जिस भी चीज के आगे डेल्टा लगा हुआ है उसमें चेंज,
ठीक है, तो डेल्टा एक्स तो एक्स में चेंज, डेल्टा वी तो वी में चेंज, डेल्टा एल तो एल में चेंज, डेल्टा डी तो डी में चेंज। क्लियर? अच्छा, अब ये देखिए, ये चेंज अच्छा खासा बड़ा है, 10 का चेंज है। लेकिन अगर आपका x1 हो 50 और x2 हो 50.001, ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा x कितना आएगा? इसके लिए डेल्टा x आएगा 0.001। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। इसके लिए डेल्टा x क्या आएगा? 0.001। किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, जानते हैं, चूंकि ये बहुत स्मॉल है, चूंकि ये बहुत छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल डेल्टा x को लिखा जाता है dx। क्या लिखा जाता है? dx। तो जब बड़ा चेंज हो तो उसको लिखते हैं डेल्टा x, और जब छोटा चेंज हो तो उसको क्या लिखते हैं? dx। तो अब के बाद ये dx से डरना नहीं है। dx क्या हुआ? dx को पूछेगा तो क्या बोलिएगा? स्मॉल चेंज को लिखते हैं क्या? dx। और लार्ज चेंज को क्या लिखते हैं? डेल्टा। स्मॉल के लिए d यूज करते हैं, लार्ज के लिए डेल्टा। स्मॉल के लिए d यूज करते हैं और लार्ज के लिए डेल्टा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ हो डेल्टा m, तो आप लिखेंगे m2 माइनस m1, कोई दिक्कत? डेल्टा t आप लिखेंगे t2 माइनस t1। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसी तरह अगर dt भी होगा ना, तो वो भी है t2 माइनस t1 ही, लेकिन इसका मान बहुत छोटा होगा और इसका मान थोड़ा बड़ा होगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, मैथ्स में एक चैप्टर आएगा आपके सामने लिमिट, और एक चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन। इसी दोनों में इसका कॉन्सेप्ट है, इसी दोनों में डिफरेंशिएशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन में इसका कॉन्सेप्ट है। चैप्टर आ गया होगा या आपको टीचर लोग जरूर बताए होंगे, कैलकुलस का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको खुद आपको सिखा देना। तो ये आपको डेल्टा और डी का कॉन्सेप्ट सिखाए। किसका? डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, डी मतलब छोटा चेंज। कोई दिक्कत? अगर 50 और 40 है, 10 का अंतर है, तो उसके लिए लिखेंगे डेल्टा एक्स। अब 50 अरे बाप, ये तो आप लोग बोल रहे होंगे बहुत देर से। हाँ, ठीक है, सॉरी, हो सकता है 50 और 50.001, तब कितना हुआ? 0.001। तब इसके लिए क्या हुआ? स्मॉल चेंज। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये 50 लिख के सोचे थे बाबू, चिंता नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, बड़ा चेंज डेल्टा, छोटा चेंज डीएक्स। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, अब हम आपके सामने, आप बोलिएगा ये उतारना है, अरे ये मैथ है, मैथ क्या उतारिएगा? इसको सीख लीजिए, एक बार सिखा दिए, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, हम हैं ना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार बच्चों को बोलते हैं तुम लिखने पे उतना मत ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो। लिखा तो तुम जब चाहोगे तब हम लिखा देंगे। और अभी के दुनिया में हम ही लोग सिर्फ और सिर्फ हम कुछ लोग अभी भी लिखने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उतारने पे, छापने पे। जबकि आप बाहरी दुनिया देखिए, अनअकैडमी, वेदांतु, वहां लिखने का कार्यक्रम नहीं हो रहा, वहां समझने का कार्यक्रम हो रहा है। पूरा समझा दे दिया जा रहा है, पीडीएफ भेज दिया जा रहा है, जाओ। तो जो चीज हम लोग 10 क्लास में पढ़ रहे हैं वो 1 क्लास में पढ़ रहा है, पर उसमें कौन बच्चा गया हुआ है? उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड बच्चा गया हुआ। हम लोग के पास कोशिश क्या रहती है कि जो कोई भी बच्चा हो उसको स्टैंडर्ड बनाना है, उसका दिल जीतना पड़ता है। बच्चों का दिल जीते बिना आप पढ़ाइएगा ना, बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। बच्चा नहीं मानता भैया, छोड़ दो भैया, नहीं जानते। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो अब हम इस पे, जैसे कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दें, ठीक है, dv बाई dt, क्या लिखे? dv बाई dt। इसका अगर आपसे पूछेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, अब देखिए ध्यान से क्या करना है। ये असल में क्या है?
ये असल में है v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। ठीक है, एक दिन हम आपको सिखाए थे कि m2 माइनस m1 का अगर आपसे कोई पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप क्या बताइएगा? इसका आप बताइएगा कैपिटल M। पूछिए क्यों? क्योंकि m2 मतलब मास, हो सकता है ये 7 kg हो और उसमें 3 kg घट गया तो बचा कितना? 4 kg। तो मास में मास घटाने से, द्रव्यमान में द्रव्यमान घटाने से बचता है द्रव्यमान ही है, कुछ दूसरा चीज नहीं। दोनों का मान अगर ये है ना अनइक्वल है तो घटाने से तो वही चीज बचेगा, हाँ या ना? द्रव्यमान में द्रव्यमान घटाएंगे तो द्रव्यमान ही तो बचेगा, मास में मास घटाएंगे तो मास ही तो बचेगा। तो उसके लिए क्या होगा? m। तो देखिए, तो ये अब इससे जो निकलेगा वो v ही निकलेगा। क्या निकलेगा? v। और v के लिए आपको पता है क्या? वेलोसिटी, lt माइनस 1। यहां v वेलोसिटी है, ठीक है। ये आपको हम लिख देते हैं v फॉर वेलोसिटी। तो अगर ये क्वेश्चन दिए तो अच्छा t2 माइनस t1, ये क्या है? टाइम। ये क्या है? टाइम। तो टाइम में टाइम घटेगा तो टाइम ही बचेगा बटे t। तो बन गया क्या? lt माइनस 2। तो पता है ये एक्चुअल में, ये देख लीजिएगा तो आप डर जाइएगा, लेकिन dv बाई dt कुछ नहीं है, ये है एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या है? एक्सेलरेशन। ये आपके ब्रेन से इस डर को निकालने की कोशिश की गई है, तभी तो आगे हम चीजों को सिखाएंगे, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? क्लियरली समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो ये हुआ dv बाय dt, dv बाय dt a। ठीक, तो जब भी इस तरह का आ जाएगा तो आप बना दीजिएगा, जैसे आपके सामने लिख दें dv बाय dz। गौर से देखिए, dv बाय dz, तब आप इसका कैसे लिखिएगा? जल्दी बोलिए। dv के लिए आप क्या लिखिएगा? यही चीज, और उसके लिए क्या लिखेगा? क्लियर, जल्दी से लिख दें lt माइनस 1 बटे dz। अब dz क्या है? तो x y z जनरली लंबाई के लिए ही उपयोग किया जाता है। x y z जनरली किसके लिए उपयोग किया जाता है? लंबाई के लिए। तो x एक्सिस पे लंबाई देखने के लिए x, y एक्सिस पे लंबाई देखने के लिए y, 3 एक्सिस होता है पता है ना, z एक्सिस पे लंबाई देखने के लिए z, हाँ या ना? तो ये ज्यादातर ऊंचाई या लंबाई को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो इसके लिए क्या आएगा? l पार, आंसर हो गया t टू द पावर माइनस 1। तो dv बाई dz इक्वल टू क्या हो गया? t टू द पावर माइनस 1। लिख दिया dm बाई dt, dm बाई dt। तो dm के लिए क्या लिखिएगा? m, और dt के लिए t, तो t टू द पावर माइनस 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये देख के डरिएगा, अरे बोलिए एकदम। तो ये सब चीज आप सीखिए हमसे, बात समझ रहे हैं? हम क्या बार बार बोल रहे हैं, क्या तुम एक्चुअल कौन सा बेसिक चीज सीख लो ना, फिर तो फॉर्मूला वो जिसका तो आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं ना, वो जो 2.5 लाइन वाला, उसका हम सबसे कम महत्व देते हैं, क्योंकि वो तो आपको कभी भी आ जाएगा, ये सब चीज कभी भी नहीं आता है। उल्टा है थोड़ा मेरा सोच, ठीक है ना? लेकिन आप बात कीजिएगा, वो चीज सीखना जरूरी है। क्लियर? आगे बढ़े? क्लियर? बना लीजिएगा ये सब चीज। अब ये मौका आएगा जब आप, तो बना दीजिएगा। अब है 43 नंबर। ओ भाई तुम थोड़ा शांत रहो। ओ भाई, अरे रुको, हाँ जी 43। अरे कोई आदमी नहीं, लाइट पुक 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 कर रहा है, उसको बोलने थोड़ा रुक जाओ भाई, क्लास ले रहे हैं, बच्चा लोग देख रहा है, समझता है। हाँ बोलिए, गुस्सा आता है सब पे, बदमाश लड़का। इधर ध्यान दीजिए, अगला है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हिंदी में लिखते हैं वेग प्रवणता। क्या लिखते हैं? वेग प्रवणता। अब वेग प्रवणता किसको कहते हैं? गौर से सुनिएगा, वेग प्रवणता किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। सोचिए कि ये बहुत सारा चीज जो है ये बह रहा है,
ये बहुत सारा चीज क्या हो रहा है, बह रहा है, चल रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है और ये वाला जो है नीचे वाला ये कम वेलोसिटी से चल रहा है और इसका हाइट अलग है, देखिए, और इसका हाइट अलग है। तो इसके वेलोसिटी का अंतर है डेल्टा v। वेलोसिटी का अंतर लिख सकते हैं v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, कितना, डेल्टा v। और हाइट का अंतर लिख सकते हैं डेल्टा z। इस दोनों के हाइट का अंतर क्या लिख दिए, मान लिया जाए कि नीचे से समझिए, नीचे से ये हुआ z2 और ये हुआ z1, तो क्या हुआ z2 माइनस z1। तो इस दोनों के अनुपात को, इस दोनों के अनुपात को, यानी कि वेग में परिवर्तन तथा ऊंचाई में परिवर्तन के अनुपात को, वेग में परिवर्तन तथा ऊंचाई में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता। यानी कि ऊपर वाला चीज नीचे तेजी से जा रहा है, उसके नीचे वाला थोड़ा धीरे, उसके नीचे वाला और धीरे, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसका वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो लिखेंगे क्या, द रेशियो ऑफ चेंज इन velocity to the change in height is called, the ratio of change in velocity to the change in height is called velocity gradient, is called velocity gradient। ठीक है, इसका हिंदी लिख के इसको एक बार एग्जांपल के रूप में समझा देंगे, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो इसका वेग में परिवर्तन तथा ऊंचाई में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं, वेग प्रवणता कहते, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए ये जो चल रहा है, ये समझिए चलिए 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, और ये चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। तो अंतर हो गया कितना का, 5 मीटर पर सेकंड का। कितना का अंतर हो गया, 5 मीटर पर सेकंड का। अच्छा, अब सोचिए ये जो दोनों के बीच के ऊंचाई का अंतर है, ये मान लिया जाए अंतर है 10 सेंटीमीटर। कितना का अंतर है, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर वाला जो जा रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और 10 कण जो है, ये सब बहुत सारा कण बह रहा है, कण बह रहा है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर वाला 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है और 10 सेंटीमीटर नीचे वाला थोड़ा स्लो जा रहा है 15 मीटर। तो इसका वेग प्रवणता हो जाएगा dv बाय dz। इसी को कहते हैं वेग प्रवणता। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी बना देंगे, इक्वल टू क्या, dv बाय dz। तो dv का मान आपका कितना आ गया, 5, दोनों में अंतर कितना का आ गया, 5, और वो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 शून्य, यानी इसका हो गया 50। अब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मीटर मीटर कैंसर, तो 50 सेकेंड टू द पावर -1। तो यही हो गया इसका क्या, वेग प्रवणता। क्या हो गया, वेग प्रवणता। दोनों का लिख के और दोनों की ऊंचाई से क्या किए, भाग दे दी, ठीक है। तो ये लिखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल, अभी तुरंत इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको। डायमेंशनल फॉर्मूला डीवी के लिए आप क्या लिखिएगा, एल टी माइनस वन, और डीजेड के लिए क्या लिखिएगा, एल 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 कैंसल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी टू द पावर माइनस वन। अगर इसको थोड़ा ऐसे लिख दिए, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन, और ये किसका लिख दिया, डीवी बाय डीजेड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन। अब एसआई यूनिट की अगर बात की जाएगी, एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड बटे मीटर, मीटर मीटर कैंसल, इसका पर सेकेंड, तो इसका एसआई यूनिट होता है पर सेकेंड। ठीक, तो दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसमें क्या क्या चीज था जो कि डरा सकता था बच्चों को, डीवी डीजेड, ये सब चीज हम आपको समझा दिए। अब हम आगे करेंगे, ये हम कल के क्वेश्चन में एक जगह दिए थे, आप देखिए एफ बटे वी बटे जेड दिए थे, देख लीजिए, गौर से देखिएगा, ए भी था। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 44 नंबर होगा, हमको लगता है 44। गौर से देखते जाइए, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका हिंदी है श्यानता गुणांक। इसका हिंदी क्या है, श्यानता गुणांक। अब हम आपको समझाते हैं, और विस्कोसिटी के बारे में भी जो समझाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है कि आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आएंगी, पूरी तरह से चीजें समझ में आएगी। हमको पूरा भरोसा है कि आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और हम हमारी बातों को समझ रहे होंगे, हमारी बातों को मान रहे होंगे। कभी ना कभी जिंदगी में आपको एक ऐसे गुरु को पकड़ना होगा जिस पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सके, चाहे वो जो भी हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और वो गुरु ऐसा पकड़ा गया जिसका नियत अच्छा हो, जिसका विचार अच्छा हो, वो एजुकेशन का सौदागर नहीं हो, बेचने वाला नहीं हो, आपको सही शिक्षा देने हो, तो आपकी जिंदगी बन जाती है। हमेशा एक अच्छा गुरु शिष्य को बदल देता है। बात समझ गए? तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं विस्कोसिटी। सबसे पहले आप समझिए कि विस्कोसिटी किसको कहते हैं, और ये समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि 3 ठो इस तरह से, ऐसे 3 ठो इस तरह से आपके सामने, ऐसे सोचिए पाइप जैसा है, ये कैसा है, पाइप जैसा, 3 ठो ऐसा पाइप जैसा, एकदम सेम तरीके से तीनों पाइप को रखा हुआ है। पाइप का आधा काट दीजिए, इस तरह से, समझ में आ गया, पाइप रखा हुआ, ये पाइप को हाफ काट दीजिए तो खुला हुआ दिखेगा, हाँ या ना। अच्छा, अब यहां पे रखे वाटर, यहां पे दिए पानी, ठीक है, वाटर, यहां पे दिए मस्टर्ड ऑयल, समझते जाइएगा, मस्टर्ड ऑयल, जिसको कि हम लोग कड़वा तेल बोलते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। अच्छा, और यहां दिए ग्रीस, जानते हैं ना, ग्रीस। अब आपको बताना है, जवाब देना है कि पानी ज्यादा तेजी से गिरेगा कि मस्टर्ड ऑयल की ग्रीस। सबसे ज्यादा तेजी से कौन नीचे की ओर गिरेगा, कौन सबसे ज्यादा तेजी से नीचे फ्लो होगा, किसके बहाव का दर सबसे ज्यादा होगा, किसके बहाव का दर सबसे ज्यादा होगा, जल्दी बताइए।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसके बहाव का दर ज्यादा होगा? वाटर का। और सबसे कम किसके बहाव का दर होगा? बात समझिए। यहां फेविकॉल दे देते, चलिए फेविकॉल, इसी तरह से कुछ गाढ़ा जैसा दे देते। ठीक है, तो बोलिए सबसे तेजी से बहाव किसका होगा? वाटर का। सबसे स्लो बहाव किसका होगा? ग्रीस का। और बीच में होगा मस्टर्ड ऑयल। ये बात मानते हैं कि नहीं? मस्टर्ड ऑयल भी रहता है यहाँ पे, कोकोनट ऑयल भी रहता। बात समझ रहे हैं? तो वो थोड़ा सा वाटर से तो थोड़ा धीरे जरूर, वो अगर एक बूंद वाटर दीजिएगा तो सरसरा के चले जाएगा, लेकिन एक बूंद मस्टर्ड ऑयल दीजिएगा, हाँ या ना, और एक बूंद ग्रीस दीजिएगा तो वो तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा बहे, और एक बूंद, हाँ या ना, गलत या सही? इतना बात सबको समझ में आ गया। तो अब आप बताइए इस तीनों में किस चीज का अंतर है? इस तीनों में किस चीज का अंतर है जिसके चलते कि ये जो है तेजी से चला गया, ये उतना तेजी से नहीं गया, और ये तीनों में किस चीज का अंतर है? तो वही जो चीज है वो है श्यानता, विस्कोसिटी। तीनों में किस चीज का अंतर है? विस्कोसिटी का। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए ये तो आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिमाग दिए कि अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि बताओ मस्टर्ड ऑयल का श्यानता ज्यादा है विस्कोसिटी की वाटर का, तो आप बोल दीजिएगा इसका ज्यादा है, ये ज्यादा विस्कस है, लिसलिसा। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं और अच्छे तरीके से और चीजें बताते हैं। कहने का मतलब क्या होता है विस्कोसिटी का? मतलब ये जो पानी बहेगा ना, देखिए पानी अगर बहेगा तो एक सतह पे दूसरा सतह बहेगा। ठीक है, अगर पानी कहीं पे बह रहा है तो ऊपर वाले सतह का भी पानी बहता है, नीचे वाले का भी, उसके नीचे वाले का भी, सबका। अगर उसी तरह आप मस्टर्ड ऑयल बहाने लगिए तो उसमें भी ऊपर वाला सतह भी बहता है, नीचे वाला भी, इस तरह से, हाँ या ना? इतना बात सबको समझ में आ रहा है? तो क्या होता है कि जब ऊपर वाला पानी का सतह बह रहा होता है तो नीचे वाला जो सतह है उसको रोकने की कोशिश करता है, घर्षण उत्पन्न करता है। तो दो परत के बीच क्या उत्पन्न होता है? घर्षण। तो किसी घर्षण का तो नाम सुने होंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिक्विड के द्रव के दो परतों के बीच, लिक्विड के द्रव के दो परतों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है, बात समझ रहे हैं, उसी को कहते हैं विस्कस फोर्स। उसको क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। और अलग अलग लिक्विड का वो फोर्स लगाने का कैपेसिटी अलग होता है। किसी में बहुत ज्यादा, तो जिसमें ज्यादा होगा वो बहने ही नहीं देगा, और जिसमें कम होगा उसमें फटाक से बह जाएगा। तो इसी को कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअल में रियल लाइफ से जब तक फिजिक्स को आप जोड़िएगा नहीं, और यही होगा जब आप ये चैप्टर से आगे निकलेंगे, ठीक है, जब से मोशन में पहुंचेंगे, ठीक, तब से हम आपको पूरी तरह से रियल लाइफ से जोड़ जोड़ के बताते जाएंगे, और फिर ये सब भी फिर से वापस आएगा। हो सकता है आप याद रख लें, हो सकता है नहीं रखें। तो ये बात दो चीज आप समझे। ये देखिए, वाटर तेजी से बहेगा, फेविकॉल स्लो बहेगा। ठीक है, तो वाटर तेजी से क्यों बहा? क्योंकि इन दोनों के बीच जो बल है वो कम है, और फेविकॉल में इन दोनों के बीच जो बल है वो ज्यादा है, और वो एक प्रकार का घर्षण बल के जैसा है। बात समझ गए? उसी को क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। उसको क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। तो अब जिसमें ज्यादा है उसका गुणांक ज्यादा होगा। कहने का मतलब जो चीज में इसमें घर्षण ज्यादा है तो बोलेंगे इसका जो है ना श्यानता गुणांक ज्यादा है। तो जिसका विस्कोसिटी ज्यादा उसका श्यानता गुणांक ज्यादा। तो चलिए अब हम आपको ये सब चीज आपको समझा दे रहे हैं। आई होप आप इसका महत्व देंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा आपको विस्कोसिटी लिख देते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, श्यानता किसको कहते हैं? श्यानता।
ठीक है, द कैपेसिटी टू, छोटा में लिख रहे हैं, द कैपेसिटी टू अप्लाई फोर्स बाय वन लेयर ऑन other layer, the capacity to apply force by one layer on another layer in flow of fluid, is called viscosity। ठीक है, याद कीजिए स्टार्टिंग में भी एक बार ये वाला बात आया था। ठीक है, तो किसी बहते हुए द्रव, के एक परत के द्वारा दूसरे परत पर बल लगाने की क्षमता श्यानता कहलाता है। ठीक है, अब अगर बल ज्यादा लगाएगा तो श्यानता गुणांक ज्यादा होगा, बल कम लगाएगा तो श्यानता गुणांक कम होगा। क्लियर? अच्छा, तो अब श्यानता गुणांक क्या है? श्यानता गुणांक वो एक कांस्टेंट है अलग अलग लिक्विड का। बात समझ गए? तो अब हम सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और तब हम आपके साथ, और तब आपको याद आएगा, करे ये तो कल ही हमको सर बता दिए थे। कल आपको क्या दिए थे याद कीजिए, ईटा बराबर एफ बाय ए वेलोसिटी बाय जेड, यही बनाने दिए थे, याद है कि नहीं? यही ईटा है आपका श्यानता गुणांक। तो ऐसा नहीं है कि आप बनाए नहीं, आप पूरा बना चुके हैं। बात समझ रहे हैं? ये मेरा ट्रिक है, हमेशा से ये ट्रिक मेरा काम करता है। हमेशा से हम ऐसा ही पढ़ाते हैं कि जो अगले क्लास में पढ़ाने वाले हैं बच्चे को पहले ही दे देते हैं, बच्चे को पिछले क्लास में इस तरह से समझाते हैं कि वो अगले क्लास वाला बना दे। बात समझ गए? और ये आप देखिएगा पूरा साल भर होगा कि अगले क्लास का हम आपको पहले से ही तैयार करके रखेंगे। तो जितने भी अच्छे बच्चे होंगे वो तो बहुत एंजॉय करेंगे, ये हमको पता है। ठीक है, इसीलिए आपको कोई भेजा है या कोई बोला है या आपकी जो अभी तक पसंद किए हैं, यही कारण है। ठीक है, यही है। लेकिन बस खाली यहां पे अभी हम डालेंगे dv बाय dz। क्या डालेंगे? ये चीज कल नहीं लिखे थे, बस इसी को कहते हैं श्यानता गुणांक। तो अब देखिए, समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, एक परत के द्वारा, तो मान लिया जाए ये जा रहा है v1 से और ये दूसरा परत है ये जा रहा है v2 से। तो इस दोनों के बीच अंतर कितना आ गया? डेल्टा v का, हाँ या ना? और दोनों के बीच ऊंचाई मान लिया जाए डेल जेड, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया? डेल्टा v बाय डेल जेड, हाँ या ना? अच्छा, अब आप सोचिए, तो ये वाला जो कण इस पे बल लगा रहा होगा, घर्षण का बल, ये चाह रहा होगा फिसलना और ये चाह रहा होगा उसको रोकना। जब एक कण पे दूसरा कण फिसलता है तो दूसरा कण रोकता है, इसीलिए तो नहीं फिसल पाता है। नहीं तब तो आप ले लेते वाटर और पिघला ये ससरा दे तो जिंदगी भर चलते रह जाता अगर उसको रोकता नहीं कोई। तो ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये इसको ये वाला रोकेगा, उसको ये वाला रोकेगा, तो सब कण एक दूसरे को क्या करता है? रोकता है। बात समझ रहे हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अणुआंतरिक बल। ठीक, कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अब इसको रहने दीजिए। तो यही आ गया, ये आपका क्या आ गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि अभी तुरंत पढ़े थे, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलिए। अच्छा, अब देखिए, अगर आप सोचिए कि पानी, एकदम सोच के बताइएगा कि पानी को पतला नाला से बहाएंगे, ठीक है,
थोड़ा सा पानी ले लेंगे, पतला दूर में बहाएंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा, कि पूरा फैला देंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा? जल्दी बोलिए। तो ऑब्वियसली पतला में जाएंगे तो उसका घर्षण कम होगा, क्योंकि कम मॉलिक्यूल के टच में रहेगा। पूरा फैला दीजिए तो पूरा पे वहीं फैल जाएगा, बहेगा भी नहीं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसका मतलब है कि ये जो इस दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तथा इसको आप dV बाय dz लिख सकते हैं। तो फोर्स जो है वो समानुपाती होता है किसके? एरिया, तथा किसके? ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। तो फोर्स जो है एरिया तथा वेग प्रवणता के क्या होता है? समानुपाती होता है। फोर्स एरिया तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो वेग प्रवणता ज्यादा होगा। यानी कि देखिए, जितना दोनों के ये बहुत तेज चले और ये बहुत स्लो, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना अंतर होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ये अब इसी के लिए आता है ये जो समानुपाती नियतांक है, यही है हमारा ईटा। क्लियर? तो यही हुआ हमारा फोर्स का फॉर्मूला और ये हुआ ईटा। हमको चाहिए क्या? ईटा। तो देखिए, यही चीज तो लिखा हुआ है यहां, यही चीज तो लिखा हुआ है यहां, dV बाय dz। तो देखिए ईटा बराबर क्या आ गया? F बटे A dV बाय dz। दोनों को इधर ले आए। क्लियर? हाँ या ना? तो चलिए इस एक पेज और ऐड करते हैं। बड़ा सा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, बहुत पूरा एक चैप्टर है। इस पे फिर से बार बार ये तो हर चीज में हम बोल रहे हैं। तो ईटा बराबर हो गया F बाय A इंटू dV बाय dz। ठीक है? तो F के लिए आपका आ गया mLt-2 बटे A के लिए आ गया L स्क्वायर, dV के लिए आ गया LT-1, अब बटे L कैंसल, ये L कैंसल, तो mL-1 T-1। ठीक है? तो ईटा का जो आ गया, क्या आ गया? mL-1 T-1। यही है हमारा क्या? यही है हमारा क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक? अब इसका SI यूनिट क्या होगा भाई? SI यूनिट क्या होगा? देखिए, केजी पर मीटर सेकेंड। केजी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी बटे मीटर सेकेंड। ठीक? ये हुआ इसका क्या? SI यूनिट। तो जल्दी से, ये एक जबरदस्त वाला टॉपिक था। आई होप हम आपको समझा पाए हों। जल्दी से इसको लिख लीजिए। एकदम सिंपल सा, इसमें कुछ भूलने लगे। सोचिए कि पानी बह रहा है, लेकिन वो जिंदगी भर बह नहीं सकता है, उसको उसके अणु रोकते हैं। किस बल से रोकते हैं? उसी को कहते हैं श्यान बल, विस्कस फोर्स। क्लियर? ठीक है? ये हो गया। इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। ठीक? आगे बढ़े। ठीक है? अब अगला कितना नंबर होगा भाई? ये 44, 45। अब देखिए, फिर से आपको जो दिए हैं उसी से रिलेटेड है। देखिए, ठीक? आज भर ये कार्यक्रम चल रहा है, कल से ये कार्यक्रम पूर्णतः बंद होगा। ये कार्यक्रम, ठीक है, ये लिखाने वाला कार्यक्रम पूर्णतः बंद होगा।
अब क्या होगा, अब आपको थ्योरी और आगे पढ़ाया जाएगा और साथ साथ में ये चीज बीच बीच में और सब चीजों का लिखवाया जाएगा। लिखवाएंगे तो 70-80 ठो बात समझ रहे हैं, लेकिन अब ये जो डायरेक्ट काम है ना कि एकदम 100% लिखते जाओ वो वाला बंद करेंगे। अब हम दूसरे तरीके से आपको बनवा बनवा के लिखवाएंगे। क्लियर क्लियर। देखिए, जब तक आपको भरोसा दिला ना देंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी ये जो एजुकेशन देना है ना अभी के जीवन में, अभी के समय में जीवन का सबसे कठिन चीज है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके सामने अनंत सागर है, उससे पढ़े उससे पढ़े उससे पढ़े उससे पढ़े, उसमें अपने आप पे विश्वास बनाए रखना कि हाँ तुम मेरे से पढ़ो, हम बेहतर हैं, हम तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर कर सकते हैं, ये काम बहुत ही टफ है। आप सोच के देखिए, आप एक 7th क्लास के लड़के को आप पढ़ाने लगिए, उसको भी आप सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको बोला जाए कि पूरे गांव के 7th क्लास वाले को तुम पढ़ाओ और वैसा वैसा 50 को टीचर आ जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो दैट इज द टफेस्ट टास्क। बट दोस्तों, मजा आता है मुश्किल टास्क करने में, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि अंततः आपको यह महसूस होगा कि यू गॉट अ गुड टीचर। ठीक है, चलिए अगला हम आपको दिखाते हैं। अगला है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। तो सिंपल सा बात है, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर क्या होगा? चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना करंट में बदलाव हुआ, कोई भी चीज का देखिए बदलाव का दर हम 1 सेकंड में समझाते हैं। मान लिया जाए कि 10 बजे, 1 सेकंड में समझ जाइएगा, 10 बजे हमारा करंट था 20 एम्पियर। कोई भी तार था, तार में 10 बजे कितना करंट था? 20 एम्पियर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 11 बजे ये बढ़ के हो गया 40 एम्पियर। तो दर क्या हुआ? 1 घंटे में 20 एम्पियर का बढ़ोतरी हुआ, हाँ या ना? तो आप कैसे निकालिएगा? जो बढ़ोतरी हुआ यानी 40 माइनस 20, कितना देर में भाई? 1 घंटा। अच्छा, 12 बजे तक में होता तब, तो 12 बजे तक में, तो 2 घंटे में 20 का बढ़ोतरी हुआ, तो 1 घंटे में 10 का, यानी कि बटे 12 माइनस 10, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 20 बटे 2 यानी कि 10 एम्पियर प्रति घंटा, हाँ या ना? तो बदलाव का दर क्या हुआ? 10 एम्पियर प्रति घंटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यही चीज अभी हम लिखने वाले हैं। बोलते हैं सब कुछ हम इसीलिए पहले थोड़ा आपको समझा देते हैं। तो द रेशियो ऑफ change in current to the change in time is called क्या? rate of change of current, rate of change of current। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे? हिंदी में लिख देंगे विद्युत धारा में। ये भी कल दिए थे बनाने के लिए, अभी आपको पता चलेगा। मजाक में आपसे बनवा लिए हैं सब, आज भी मजाक में बनवाएंगे। विद्युत धारा में परिवर्तन तथा, गौर से सुनिएगा, समय या विद्युत धारा में परिवर्तन तथा उसमें लगे समय के
अनुपात को उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। विद्युत धारा में परिवर्तन की दर कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो इसको लिखेंगे हम di/dt। क्या लिखते हैं? di/dt। देखिए di याद कीजिए, सिखा चुके हैं। di मतलब धारा में छोटा परिवर्तन बटे dt। ठीक है, यही हुआ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू, तो अब इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो I के लिए तो I, T के लिए T, तो इसके लिए हो जाएगा IT⁻⁻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 ⁻
इसमें फॉर्मूला क्या हो गया, m0 लिख दीजिए L0 t टू द पावर -1 और I, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसका SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट हो गया एम्पियर पर सेकेंड। क्या हो गया, एम्पियर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट, एकदम ध्यान से देखिए। अब यही चीज का उपयोग करेंगे अगला में, ठीक है। ठीक, अगला है 46। अब गौर से देखिए, अब जो चीज सिखाने वाले हैं उसके बारे में भी सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप कभी ट्यूबलाइट देखे हैं? ट्यूबलाइट, घर में पुराने जमाने वाला ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में एक चीज लगा रहता था जिसको, जो बीच में ट्यूबलाइट ऐसे होता था ना, ट्यूबलाइट, तो उसका जो फ्रेम होता था, फ्रेम में यहां इस तरह से एक चीज लगा रहता था जिसको आप क्या बोलते थे जानते हैं? जिसको आप बोलते थे चौक, लेकिन असल में ये है चोक। ये क्या है जानते हैं? चोक। ऐसा सुने हैं कि नहीं? लगा हुआ देखे हैं कि नहीं देखे? पता है आपको ये क्यों लगाया जाता था? किसी को सच सच बताइए तो। ये मरकरी में क्यों, बल्ब में क्यों नहीं लगाया जाता है? आपको पता है ये बात? नहीं पता है? थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए सुन लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स यही हुआ। ये जो आपको अभी पता चल रहा है वो फिजिक्स है, वो डेफिनेशन उतना बोलिएगा सर 5 बार बोल देते हैं आप पूरे क्लास में ये वाला बात। हम तो अभी कम बोलते हैं, पहले हर डेफिनेशन के बाद बोलते थे ये मजाक चल रहा है, फिजिक्स सीखो पहले, तुम फिजिक्स सीखो। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आया है। ठीक है, तो क्या है ये, क्या था? चोक। इसमें क्या रहता है आपको पता है? इसमें एक ठो इस तरह से स्प्रिंग जैसा वायर रहता है। इसके अंदर एक वायर रहता है जो किसके जैसा होता है? स्प्रिंग जैसा। जानते हैं ये क्या करता है अंदर में? ये विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो क्या होता है कि इसमें अगर ट्यूबलाइट में विद्युत धारा जा रहा है और वो बहुत तेजी से परिवर्तित करेगा ना, बहुत तेजी से वो परिवर्तित करेगा, आपका विद्युत, ये जो ट्यूबलाइट है वो अच्छे से जलेगा नहीं। बात समझ गए? वो अच्छे से जलेगा नहीं। तो ये क्या करता था? ये उसके विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्या करता है? उसमें विद्युत धारा में परिवर्तन, तो इसके चलते वो जल्दी से परिवर्तन नहीं हो पाता। इसका मतलब ये किस चीज का विरोध करता है? di/dt का। इसीलिए तो अभी तुरंत सिखाया आपको डियर, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर का क्या करता है? विरोध करता है। बात समझ रहे हैं? और इसको सूचित करते हैं L से। ठीक है, इसको कुंडली कहते हैं, इसको कुंडली कहते हैं।
बात समझ गए। क्वाइल, कुंडली, जो भी कह लीजिए, इसको चोक क्वाइल बोला जाता है या चोक कुंडली बोली जाती है। इसको सूचित किस चीज से करते हैं? एल से। तो ये क्या करता है? अगर आपसे पूछेगा कि आज के बाद, हम भूल जाइए कि आप 11th का पढ़ रहे हैं, फलाना ढेकाना सब भूल जाइए। सीखे क्या? सीखे आप यही कि उसमें जो लगा रहता है वो विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन के दर का विरोध करता है, ठीक है, जिसके चलते कि हमको कंटिन्यूअस वो लाइट एकदम चमकते हुए नजर आता है। बात समझ रहे हैं? अगर चौक खोल लीजिएगा ना, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, तो ज्यादा दिन आपका ट्यूब चलेगा नहीं, हो सकता है उसी समय तुरंत रिफ्यूज कर जाए। बात समझ गए? तो ये सब चीज गलती नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग ये सब पढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज का नाम फिजिक्स में क्या है पता है? इसी चीज का नाम फिजिक्स में है इंडक्टेंस। यानी कि ये कुंडली के द्वारा जो परिवर्तन में विरोध करने की क्षमता है उसको कहते हैं इंडक्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व। ऐसे आपको लिखा देते ये प्रेरकत्व ना, कुछ नहीं समझ में आता, हमको पूरा भरोसा है, लिख देते ना प्रेरकत्व। 50 लड़का फटा सर क्या है ये, जबकि ये 12th का है। तो हमको ये समझाना पड़ा, हमको ये सिखाना पड़ा, ठीक है। अब तो क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द कैपेसिटी ऑफ अ क्वाइल टू, द कैपेसिटी ऑफ अ क्वाइल टू oppose the change in current per unit time by applying EMF यानी कि पोटेंशियल, ठीक है। तो विभवांतर लगाने के बाद कभी भी जो करंट जाएगा, देखिए जब तक बैटरी या कुछ लगाइएगा नहीं, करंट कहां से जाएगा? इसी को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। इसको क्या कहते हैं? एल। इससे गुजर क्या रहा है? करंट, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू होता है, जैसे कि देखिए, याद कीजिए, V बराबर आई आर पढ़े थे ना, V बराबर क्या पढ़े थे? आई आर। वहां R जो है वो विद्युत धारा का विरोध करता था, यहाँ पे L जो है विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। किस चीज का विरोध करता है? विद्युत धारा का विरोध नहीं करता है, विद्युत धारा में परिवर्तन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत धारा में विरोध करना और विद्युत धारा में परिवर्तन। विद्युत धारा का विरोध करना मतलब जाने ये नहीं देना, विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करना मतलब विद्युत धारा अगर 5 है तो वो चाहता है कि 5 रहो, तुम 6 या 4 मत होना, ना बढ़ो ना घटो। परिवर्तन का विरोध मतलब ना बढ़ने देना ना घटने देना, और उसका विरोध मतलब जाने ये नहीं देना। तो रेजिस्टेंस क्या करता था? जाने ये नहीं देना चाहता था, और ये क्या करता है? परिवर्तन में विरोध करता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू होता है, ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। ईएमएफ इक्वल टू क्या हो गया? माइनस किस लिए लगाए? क्योंकि ये विरोध करता है, विरोध में हमेशा क्या लगाते हैं हम? माइनस, ठीक है। परिवर्तन के दर का विरोध करता है। आप नहीं भी लगाइएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली इसमें तब दिशा, इसका दिशा बताता है माइनस, ठीक है। तो अब देखिए हिंदी क्या लिखेंगे इसका भाई? हिंदी लिखेंगे किसी कुंडली के द्वारा विद्युत वाहक बल आरोपित करने पर, विद्युत वाहक बल आरोपित कर, किसी कुंडली के द्वारा विद्युत वाहक बल आरोपित करने पर
धारा में परिवर्तन के विरोध करने की क्षमता, विरोध करने की क्षमता क्या कहलाता है? प्रेरकत्व कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक, तो अब ये आ गया। तो अब देखिए, तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको लिखना है। तो L बराबर क्या लिख देंगे बोलिए? तो EMF बटे DI/dt। यही तो आपको बनाने दिए थे, यही तो आपको होमवर्क दिए थे, याद आया? तो EMF के जगह पे क्या लिखे? EMF के लिए हम सिखाए थे EMF इक्वल टू वो पोटेंशियल की W/Q, यानी mL2T-2/IT। तो mL2T-3 तो लिखेंगे mL2T-3, अब ये याद रहना चाहिए। और I-1 बटे I/T, तो I नीचे T ऊपर। ठीक है, अब I ऊपर गया तो देखिए L बराबर सीधे देख लीजिए, I ऊपर गया -2 और ये -2, तो mL2T-2 और I-2। यही हो गया आपका क्या फॉर्मूला? किसका? प्रेरकत्व का। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसका अगर SI यूनिट इस हिसाब से देखिएगा, SI यूनिट, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2 और एम्पियर पे पावर -2, यही होगा इसका यूनिट। और इसके लिए हम यूज करते हैं हेनरी का। हेनरी साहब की सम्मान में ये चीज, तो जल्दी इसको लिख लीजिए। चलिए, तो आज का जो सब था, आज इसलिए बताया कि आज का जो थोड़ा सब था बड़ा था, दमदार था, हम आपको बताए। चलिए, अब हम आपको देंगे जल्दी से होमवर्क। और देखिएगा फिर वही वाला बात, होमवर्क हम असल में क्या देते हैं? हम देते हैं कि जो आगे आपके काम आने वाला है वही चीज। F इक्वल टू G m1m2/r², ये फॉर्मूला दिए हुए, आपको G का पता करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका पता करना है? G का। तो F जो है वो आपका बल है, F आपको पता है क्या है? फोर्स। m1 m2 मास है, r जो है वो है डिस्टेंस। r क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एकदम देखते जाइए। दूसरा, F इक्वल टू Q1Q2/r²। इस बार आपको किसका पता करना है? K का। तो Q1 Q2, F तो फोर्स है, F हो गया आपको फोर्स। Q1 Q2 क्या हो गया आपका? चार्ज बताया हुआ है, और R क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। ठीक, ये दोनों पता चल गया, ये दोनों पता चल गया। अब आपको और पता करना है तीसरा आपको U इक्वल टू दिया हुआ है P इंटू V। ये है आपका प्रेशर, दाब, और ये है आपका वॉल्यूम, आयतन। देखिएगा ना, जो सब आपको दिए वो बना दीजिएगा, तो अगला बहुत सारा आपको आ जाएगा। यही मेरा ट्रिक है पढ़ाने का। बात समझ में आई? कि बच्चा को सिखाए भाई
इतना मेहनत से सिखाए तो बच्चा अपने से करके आएगा, बच्चा को कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं भाई। आप देखिए जो कल दोनों डेफिनेशन दिए थे वही डेफिनेशन कल जो दोनों होमवर्क दिए थे वही पढ़ाते पढ़ाते कितना समय लगा। आप समझ रहे हैं, ये बात आपको समझना है। चौथा है F इक्वल टू के गुना एक्स। तो आपको के का पता करना है। सब एक तो और दे दें, पांचवा में के। एक्स क्या है यहां पे, एक्स है डिस्टेंस। एक्स क्या है, डिस्टेंस। एक्स वाई जेड आर ये सब डिस्टेंस रहता है, ठीक है। पांचवा लास्ट, बहुत बच्चा बोलता है थोड़ा और होमवर्क दिया कीजिए सर, तो आई होप ये तो हमको लगता है जितने भी बच्चे ट्राई करेंगे जरूर बना लेंगे। पांचवा लास्ट म्यू, ठीक है। याद कीजिए ये है अपवर्तनांक, उसके बाद बटे बराबर है सी बटे भी, ठीक है। तो सी है स्पीड ऑफ लाइट, और भी है स्पीड ऑफ लाइट, चलिए ना, ये है वेलोसिटी, अभी आप इतने समझ लीजिए। ये है स्पीड ऑफ लाइट और ये है वेलोसिटी, ठीक है। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए और जल्दी जल्दी बना के भेज दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। फिजिक्स की बातों को इतना देर सीखते रहना, समझते रहना, अगर आप कंटिन्यूअसली 1 घंटा देखते हैं तो ट्रस्ट मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट नहीं है वो 1 घंटा देख ही नहीं सकते। तो अब जो बस हम लोग इतना ही जानते हैं, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो लाइव जुड़ता है ना, जो बच्चे लाइव में जुड़े हुए हम समझते हैं वही स्टूडेंट है, वही एक्चुअल स्टूडेंट है जिसके पास 1 घंटा पेशेंस हो। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल से अगले कुछ थ्योरी के साथ, अगले कुछ चीजों के साथ। बाय बाय।